फ्यूजन टाइम्स, जहां पे हम लोग विजनरी लीडर्स से मुलाकात करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव्स जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ फ्यूजन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर तला हनफी मौजूद हैं, जिन्होंने ना कि सिर्फ मल्टीनेशनल पावर हाउस में ही नहीं बल्कि तरह तरह के सोसाइटी में, इनोवेशंस में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में और सोसाइटी में हर जगह बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अपनाया है। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये सब अचीव किया और कैसे ये सब चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं मिस्टर तला हनफी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, फिर बाद में हम लोग सवालात के सिलसिला शुरू करेंगे। थैंक यू आकिब साहब, शुक्रिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद तलहा हनफी है और मेरी पैदाइश इलाहाबाद शहर में ही हुई है और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई आज़मगढ़ में हुई। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और मारूफ इदारा है चिल्ड्रन कॉलेज आज़मगढ़ के नाम से। वहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई 12th क्लास तक। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि हम जहाँ पर रहते थे, शिबली कॉलेज आज़मगढ़ का एक दूसरा मारूफ इदारा है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे और जो लीडिंग फैकल्टी स्टाफ्स थे वो सब उसी कंपाउंड में रहते थे जहाँ हम रहते थे। तो थैंकफुली आई वाज वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी जो परवरिश हुई और जो तरबियत हुई वो मेरे बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनिस्ट इन्वायरमेंट में हुई। पढ़े उसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की एंड वहाँ से फिर फारिग हो गए। वहीं 3rd ईयर में मेरा प्लेसमेंट हो गया। दैट्स हाउ आई गॉट लैंडेड टू अ मल्टीनेशनल जॉब। दैट्स इट। ग्रेट। तो मैं आगे सवालात के सिलसिले शुरू करने से पहले एक क्विक हाईलाइट देना चाहूंगा। इनका जो फ्यूजन ग्रुप है, इन्होंने 400 प्लस प्लेसमेंट्स इंडिविजुअल्स को दिए, इंक्लूडिंग एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी। 9 इनकी स्पोर्ट्स एकेडमी ने 9 मेडल्स लेके आए हैं एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। 200 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको ये फ्री तालीम दे रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री, जो कि पिछले वर्ग या फिर पिछड़े गांव से आते हैं। और यहाँ पे इनकी तरह तरह की स्कीम्स चलती है जो सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। इन्होंने ना कोई मतलब एक्सटर्नल अथॉरिटी से कुछ नहीं, सिर्फ अपना ही काम स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी स्कीम्स चलती हैं जिन पे लोग जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम्स हैं, जो बेवाएं उनके जो पेंशन स्कीम्स चला रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सोसाइटी इंपैक्टफुल चीजें कर रहे हैं। आपने अपने बिजनेस को सोसाइटी के साथ कंबाइन करने की कोशिश की है और आप इसको कर भी रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग दिस? और इवन ये भी है कि जैसे आप देखेंगे कि बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, वो बेसिकली उनका एक मेन गोल ये होता है कि उनका काम है बस प्रॉफिट और पैसे कमाना, बल्कि आपके नजरिया बिल्कुल अलग है। तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए जो सवाल था वो ये था कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है वो मैं कैसे कर लूँ। तो मेरे थैंकफुली ये खुदा की मेहरबानी है मेरे लिए कि मेरे ऊपर के मैं कभी भी अपने गुरुओं से रहे, मैं उनसे सीखता रहा, डांट खाता रहा। तो हमारे एक शाहनवाज आलम भाई हुआ करते हैं दुबई में, उन्होंने मुझको एक मरतबा रियाद में मुझे एक मरतबा बताया था कि अगर हम ऐसा कुछ करें, हम एक जॉब कर रहे हैं जो अपने लिए कर रहे हैं, और दूसरी एक जो जॉब है वो हम कुछ ऐसा करें कि जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए हो, हमारे लोगों के लिए हो, तो उसका पैसा वहाँ चला जाए, चीज़ें आसान हो सकती हैं। सो ये आइडिया भी बात मेरे जहन में थी एक बार। फिर जब मैं यहाँ पे इलाहाबाद में आया तो मेरे पास एक बच्चा आया। उसके लिए हमने जो कोशिश शुरू की, मैंने ये किया कि मैं एक जॉब कर रहा था, मैंने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लेकर आया कि वर्क फ्रॉम होम का वक्त था वो। तो हमने एक बड़ी स्क्रीन लेकर मैं आया और मैंने कहा भाई तुम बैठो और काम सीखना शुरू करो। बच्चा 6 महीने में वो काम सीख गया। उसके बाद उसको मैंने जिस तरीके से उसकी मॉक इंटरव्यूज़ मैंने लिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, इसके ऊपर मैंने काम किया। 6 से 7 महीने में उस बच्चे के कुछ इंटरव्यूज़ करवाए गए, 2-3 इंटरव्यूज़ फेल किया, 4थे-5वें इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, जॉब पर आ गया। उसी के साथ मेरे पीछे दूसरा लड़का लगा, तीसरा लड़का लगा, लड़के आते गए, लड़के बनते गए। उसी तरीके से करते करते कंपनी खड़ी हो गई। सो ये बिजनेस मैंने प्लान नहीं किया था एक्चुअली।
मैंने सेकंड जॉब के ज़रिए लोगों की हेल्प करने के लिए, एक लड़के की हेल्प करने के लिए मैंने वो चीज़ शुरू की थी। वो बिज़नेस अल्लाह ने बना दिया। मेरा मकसद कभी नहीं था कि मैं ऐसा इस तरीके का बिज़नेस करूँगा। बस मेरा मकसद था कि हाँ, एक बच्चे को हेल्प हो जाए, ऐसे और बच्चे आते हैं उनकी हेल्प होती जाए। वो होते 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 वो एक पूरा बिज़नेस की शक्ल ले गया। सो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया सारी चीज़ें, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, मैंने आपकी एक सेल्फ सस्टेनेंस मॉडल के बारे में बहुत सुना है, और स्पेशली आप डोनेशंस नहीं एक्सेप्ट करते, तो कैसे कर पाते हैं आप ये? देखिए, इसके 3 मॉडल्स हैं। पहला तो है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे हम कंपनी चला रहे हैं और उसमें कंपनी में कॉर्पोरेट में एक रूल है CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आप कुछ निकालिए और CSR के नाम पे आप NGOs को फंडिंग दीजिए। तो और हमने उसी चीज़ को अपने ऊपर बनाया ISR, दैट इज इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ये देखना है कि आप अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट करते हो। दूसरी बात ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टर्निंग बेनिफिशियरीज इनटू बेनिफैक्टर्स। मतलब कि जो आज ज़कात मांग रहा है, हम उसकी इस तरीके से मदद करें कि वो कल ज़कात मांगने की उसकी नौबत ना रहे, वो ज़कात देने वाला बन जाए। अच्छा, देने वाला बन जी, जाए। तो ज़कात लेने वाले को ज़कात देने वाले में कन्वर्ट करना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारे बेनिफिशियरीज बेनिफैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो दे आर अ पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम, तो वो हमारे साथ है। तीसरा जो है चीज़ है, हम आपको बताएं, जैसे हमारा एक यतीम खाना है भोपाल में, सफ़ा यतीम खाना चलता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर हमारी एक यतीम बच्ची की एनुअल जो एक्सपेंस है वो आता है करीब 24,000 रुपीज़। अब मैं बच्चियों को कोई ना कोई ऐसा स्किल अगर सिखा दूँ जिसकी वजह से उनकी इनकम होने लगे, तो यतीम खाना अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, हमने उन बच्चियों को टेलरिंग सिखाई स्किल्स और बाकी डिज़ाइनिंग स्किल्स सिखाए, और उसके बाद फिर हमने उनको मार्केट में हमारी एक दूसरी टीम लगाई जिनका काम ये है कि मार्केट में जाना और वहाँ से ऑर्डर्स लेकर आना सूट्स के, स्कूल यूनिफॉर्म्स के, और फिर उन बच्चियों को वो ऑर्डर देना और बच्चियों से कहना कि आप इस ऑर्डर को फुलफिल कीजिए, और उसका जो पूरा पैसा है वो यतीम खाने में चला जाता है। सो दैट्स हाउ ऑल थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग सेल्फ सस्टेनेबल। तो दिस इज हाउ, और यही बात हमारी गवर्नमेंट भी आजकल कह रही है कि भाई आप सेल्फ सस्टेनेंस पे आइए, आपको क्या ज़रूरत है हर चीज़ मांग के चलाने की। आप अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उन रिसोर्सेज को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए कि वो अपने आप सेल्फ सस्टेनेंस में आ जाए। दैट्स हाउ थिंग शुड वर्क, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली। फाइन फाइन। देखिए, अब मैं कुछ करंट सिनेरियोस के ऊपर क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। आपके अकॉर्डिंग, आपके सोच के हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अभी क्या हालात हैं? देखिए, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ करंट एजुकेशन सिस्टम से। उसकी कुछ वजूहात हैं, मेरे आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरे नज़रियात हैं। पहली बात कि मैंने जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम में देखा है वो ये देखा है कि भाई यहाँ पर ज़्यादातर फोकस होता है मेमोराइजेशन पे, रट्टाफिकेशन पर, याद करने पे। जी, याद करने पे। जबकि हमारा अगर आप पुराना वैदिक एजुकेशन सिस्टम उठाएं, उसमें आपके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था, जिसको हम कहते थे श्रुति, स्मृति, डिस्कशंस के ऊपर फोकस होता था। वो कहाँ गया? हमारे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को अगर आप एनालाइजेशन, जी, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को देखें, इज्तिहाद, फ़िक़्ह, ये सब कहाँ गया? वो तो आपने बिल्कुल किनारे ही कर दिया। आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा, आपने करना शुरू कर दिया जॉब ओरिएंटेड, पढ़ लो तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, जॉब अच्छी मिल जाएगी। जबकि हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम में था धर्म, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें थी। हमारे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में अखलाकियात था, वो सारे सब्जेक्ट्स तो गायब ही हो गए। फिर तीसरा, कमर्शलाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जबकि हमारे जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम और हमारा इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, उसमें हमारा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी, सोल। एग्जैक्टली, माइंड, बॉडी, सोल के ऊपर तो काम ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको बस रटाया जा रहा है चीज़ें। तो माइंड, बॉडी, सोल जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को, जो पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स हैं, माइंड, बॉडी, सोल, उसके ऊपर तो एक तरीके से काम ही नहीं हो रहा है। वो बस आप बस चला रहे हो। इसी तरीके से अगर आपके बाकी चीज़ें हम देखें, मेरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि अब इसमें लार्ज क्लास साइजेस है, बहुत ज़्यादा क्लासेस साइजेस होते हैं। उसमें आपके लिए ये चलता होता है कि आपकी जो क्लासेस हैं उनकी साइज इतनी ज़्यादा होती है, बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, टीचर्स सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, क्लास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आप फोकस नहीं कर पाते हो आप। जबकि
गुरुकुल सिस्टम में देखिए तो गुरु और शिष्य का जो एक ताल्लुक हुआ करता था वो तो ख़त्म ही हो गया। टीचर स्टूडेंट का। एग्जैक्टली। हमारे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में दीनी हल्के होते थे, बिल्कुल जो जो आपका मुर्शिद और उस्ताद का और जो बच्चों के साथ ताल्लुक होता था वो सब तो ख़त्म हो गया। सो अल्टीमेटली जो ये मेंटालिटी है ना, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, ये कि भाई स्लेव मेंटालिटी, आपको जॉब पे आना है, बस उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि मिसिंग हैं। सो दैट्स वाई unfortunately I do not agree or I do not align much with the current education system that India is having. आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए? टाइमली फुल स्केल कैपेसिटी बिल्डिंग और इन इजी वर्ड्स तरबियत। वक्त पर बच्चों को तरबियत दी जाए। देखिए ये समझना ज़रूरी है कि आज के वक्त में इससे पहले जो चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लैक ऑफ स्किल्स। लैक ऑफ स्किल्स जी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हमको समझ में आई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इट्स जस्ट लाइक एन आइसबर्ग। हम जैसे जैसे उतरे ना तो हमको समझ में आया, पहले हमको लगा लैक ऑफ स्किल्स इज अ प्रॉब्लम, नीचे उतरे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज अ प्रॉब्लम, और नीचे उतरे तो अब समझ में आ रहा है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज। कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो वो इतना ज़्यादा इग्नोरेंट हो चुका है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। इट इज़ एंडिंग अप इनटू अ साइकिल कि जब आप अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। सो आप एक एंडलेस साइकिल में जाते जा रहे हो, इस वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। वही what goes around comes around। एग्जैक्टली। सो अगर आपको इस चीज़ को मानते हो, और ये क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। वो इसलिए हो रहा है कि हम इग्नोरेंट हैं। हमको बताया ही नहीं जा रहा कि जो चीज़ आ रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आई एम डीलिंग इनटू एन एसएपी बैकग्राउंड, आई एम डीलिंग इनटू एसएपी। एसएपी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट मैसिव टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। वो मैं अगर यहाँ पे बात करूँगा तो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे इज एन अनदर इशू, समझना नहीं चाहते इज बिगर इशू। ओके, मतलब समझना तो दूर की बात, समझना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। जब ये इग्नोरेंस वाला जो पार्ट आता है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इग्नोरेंस के अंदर फिर आपका ईगो इश्यूज भी आ जाते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी आ जाती है, डिसरिस्पेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम आसान ज़बान में कहते हैं घमंड, गुरूर, अपना एटीट्यूड। ये सारे जो पार्ट है, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे आपके इग्नोरेंस की वजह से आ रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू एड्रेस दिस इशू तो उसका इलाज यही है टाइमली कैपेसिटी बिल्डिंग, टाइमली तरबियत, वक्त पर हो। क्योंकि अगर आप बाद में करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आप नहीं कर सकोगे, इट इज़ टू लेट। आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो घड़ा चिकना हो चुका होता है। तो आपको उससे पहले करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग टाइमली होनी चाहिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग के 5 कंपोनेंट्स हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग जब हम कहते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है मॉडर्न एजुकेशन, दूसरा आता है आपका स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसको हम आसान ज़बान में दीनी एजुकेशन कह सकते हैं, तीसरा आता है डेली डिसिप्लिन, सुबह उठना, कैसे अपने वक्त को यूटिलाइज करना, सुबह उठो, जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, ये सारी चीज़ें हैं डेली डिसिप्लिन। चौथा आपका आता है, I mean, this point is very essential, डेली डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। चौथा आपका आता है आपकी फिजिकल एजुकेशन। बच्चे पान, तंबाकू, सिगरेट पे अपनी पूरा टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द टुवर्ड्स देयर हेल्थ। जो उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बताना होगा, उनको समझना होगा। और पांचवा है इंटरपर्सनल स्किल्स। आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट अदर्स। तो अपनी बात को कन्वे करना, अच्छे तरीके से कन्वे करना, वो दैट इज दीज थिंग्स नीड टू बी देयर। सो कैपेसिटी बिल्डिंग में आपका मॉडर्न एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आपका डेली डिसिप्लिन, फिजिकल एजुकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये पांचों जब मिलेगा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और वक्त पर ये बच्चों में दी जाए तो ज़रूरी है। लेट आपने कर दिया, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट। नाइस। तो अब जैसे आपने सारे पॉइंट्स मुझे डिस्कस किया आपने,
तो अब आप इन इश्यूज को आगे चल के कैसे प्लान करना चाहते हो? ओके ओके। सो देखिए, हमारा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। हमने जो काम शुरू किया ना, कि हम लोग SAP इंडस्ट्री में डील करते हैं। हमारी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक इंडस्ट्री। तो हम SAP, हमने काम कैसे शुरू किया? हमने सबसे पहले शुरू किया बच्चों को ट्रेन और प्लेस कराने का। तो बच्चे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे काम होना शुरू हो गया। जब हमारे पास बच्चे ज़्यादा होने लगे तो हमने फिर क्या, हमने रिसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए, जिसमें हमने कहा भाई हम रिसोर्सेज देंगे, हम प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करेंगे, रिसोर्स भी हमारे हो। तीसरा हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद स्टेप 3 जो हमारा आया वो आया टाइम एंड मटेरियल के ऊपर। हमको भाई हम पूरे रिसोर्स, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एक डिलीवरी है, उसके लिए हम टाइम एंड मटेरियल के बेसिस पर हम बच्चा देंगे और उसका उसकी सैलरी होगी प्रॉपर तरीके से। चौथा स्टेप पे अभी जो हम लोग आ चुके हैं, दिस इज हाउ वी स्टार्ट ग्रोइंग। जो चौथा हमारा आ गया, वो आ गया हमारे फुल स्केल प्रोजेक्ट्स। अब हमको बड़े प्रोजेक्ट्स प्रॉपर तरीके से मिलने लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ दिस इज हाउ इट इज गोइंग। अब जब ये चीज़ हो रही है, इसकी वजह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हर तरीके से आपके कॉर्पोरेट के हर स्फेयर में ढालने के लिए, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के हर स्फेयर में ढालने के लिए, ताकि वो टू मेक देम बिकम अ बेटर एसेट टू द सोसाइटी एंड टू द कंट्री, हमने कोशिश ये शुरू की है कि हमें तरबियत बहुत पहले से देनी होगी और वो कैपेसिटी बिल्डिंग बच्चों में पहले भरनी होगी। अब तक हम लोग ग्रेजुएट्स को उठा रहे थे, जो 12th पास बच्चे थे उनके ऊपर काम शुरू कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। और इस वजह से हम लोगों ने अभी इरादा किया है कि हम अपना खुद का स्कूल लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल, इसका नाम है फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल। फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल जी। और ये इलाहाबाद में लॉन्च करने जा रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली ओनली फोकसिंग अपॉन स्टैंडर्ड 5, 6, 7, 8। द रीज़न इज क्यों 5, 6, 7, 8 कर रहे हैं? उसकी वजह ये है जो मैंने आपसे कहा, टाइमली तरबियत। आप 5वीं क्लास से पहले बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं होती, उतना आपका जो एजुकेशन सिस्टम, करंट एजुकेशन सिस्टम है, उतनी मॉरल साइंस सब्जेक्ट में वो बच्चों को बता देता है। लेकिन क्लास 5, 6, 7, 8 से जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे होते हैं, वो हमको बताने ज़रूरी होते हैं, और बच्चों में तब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हो, वो आपके करंट एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हराम है इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से, ये नहीं बता रहे हो, ठीक है? कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई बता भी दे रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हराम है, कंपाउंड इंटरेस्ट हराम है, तो तीसरा कोई ये नहीं बता पा रहा है कि इसको सामने वाले को बताना कैसे है, आपको वो मैसेज कन्वे कैसे करना है। इंटरपर्सनल स्किल्स एग्जैक्टली आपके पास वो नहीं है। सो बेसिकली जब इस चीज़ को, इसीलिए अब ये जो प्रॉब्लम है, आप बता नहीं पा रहे हो, ये कैटर कैसे का होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स से होगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट हराम है इस्लामिक बिलीव्स के हिसाब से, ये आपको आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन बताएगी। उसी टाइम पे बच्चे भटकते हैं, घर से बाहर निकल रहे होते हैं, सिगरेट, बाकी सारी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और गलत चीज़ों में करना शुरू करते हैं। वहाँ पे आपकी फिजिकल एजुकेशन, जब बच्चों को आप इन सारी चीज़ों, जो उनका टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें हैं, अगर आप उनको उससे बेहतर चीज़ें दे दोगे, उसे बिजी रहेंगे। अब हमारे पास है, हमारा सुबह फजर के बाद से एकेडमी खुल जाती है एंड रात को 11 बजे तक जाती है। तो हर किसी के लिए आपको कहीं बाहर बैठना नहीं है, टाइम पास नहीं करना, आपको खेलना, आइए आप टेटी खेलिए, यहाँ पर आप मिक्स मार्शल आर्ट सीखिए। आपको इतना ज़्यादा हम फिजिकल एजुकेशन में थका देंगे कि आपके पास कुछ और बचेगा नहीं। आपको लाइब्रेरी में पढ़िए, हर तरीके की चीज़ें हैं आपके पास। हम यहाँ पर हमारे फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल में हम यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं बच्चों को। हम लाइब्रेरी फैसिलिटी पूरी प्रॉपर तरीके से है। लाइब्रेरी फैसिलिटी के ज़रिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, बुक बैंक का। मतलब कि बच्चे को किताबें खरीदनी नहीं है, हम इकट्ठा करेंगे बाहर की जगह से और पूरा एक सेट बनाएंगे, और वो सेट बना के जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उसको पूरी बुक बैंक दे देंगे। और अब उसके बाद वो बच्चा उस पढ़ाई से, उसी किताबों से पढ़े। जाहिर सी बात है, इस साल के बाद जब उसका साल ख़त्म हो जाए, वो किताबें हमें लौटा दें। उसमें से जो काफ़ी किताबें वेस्ट हो चुकी होंगी, ख़राब हो चुकी होंगी, हम उसको फिर से रिफ़िल कर देंगे और फिर अगले बच्चे को दे देंगे। सो इन सब चीज़ों पे जो बच्चों का वेस्ट हो रहा है, चीज़ें जो गार्जियंस का पैसा वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, या मैं वेस्ट नहीं कहूँगा, बेसिकली एक तरीके से वो हम उसको रिसाइकलिंग पर ला रहे हैं।
तो एक तरीके से हम इको फ्रेंडली चीज़ों को कराने की कोशिश आप मेरे नजरिया से आप एनवायरमेंटलिस्ट भी लगते हैं जी और उसके बाद फिर हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी है। स्पोर्ट्स एकेडमी में हमने अपने हमारे जो टीचर्स हैं, आदित्य सर हैं, हमारी साक्षी मैम हैं, इन लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट की है, सर आप बच्चों को इतना ज़्यादा रगड़िए और बच्चों को इतना ज़्यादा वो करिए कि बच्चों में एक बच्चा जो कि तंबाकू बीड़ी सिगरेट में अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है, एक बच्चा नहीं कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स में फ़र्क दिखने लगे, बच्चा खुद ही छोड़ना शुरू हो जाएगा। आप करवाइए 100 सिटअप्स, आप करवाइए 100 बर्पीज, तो अब जब आप करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा, एक बच्चा जो गलत चीज़ों में मुलव्वस है, वो दूसरे बच्चे से को देखता है, अरे यार ये तो 100 कर पा रहा है, मैंने 20 पे तक भाई हाँ सिगरेट बीड़ी छोड़ दो, हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। एंड बिलीव मी, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्हों जो पहले नशाखोरी करते थे, सिगरेट तबाड़ी तंबाकू करते थे, एंड आज वो SAP कंसल्टेंट्स बन चुके हैं माशाल्लाह। ग्रेट। सिर्फ इसी वजह से तो हमने उनको इस तरीके से चीज़ों पे डाला है कि वो, और हमने एक भी बच्चे को नहीं बोला छोड़ दो। अच्छा, हमने उनको इस तरीके से इस इकोसिस्टम में इस तरीके से ग्राइंड किया कि उन्होंने खुद से छोड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। सो दैट्स हाउ इट वर्क। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल, अब जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था भाई, मुझे मेरे वालिदैन ने ये सिखाया कि अच्छा खूब मेहनत से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कभी गाहे बगाहे मैंने अपनी वालदा से पूछा था कि अच्छा ठीक है मेरी अच्छी नौकरी ले ली तो क्या हुआ बेटा, पैसा कमाओगे, सुकून की ज़िंदगी गुजारोगे। सभी पेरेंट्स का यही कहते हैं। लेकिन उसके बाद मैं भी पूछना भूल गया, मेरे वालिदैन भी बताना भूल गया कि मेरे पास जब अफराद पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम। आपको जो अल्लाह ने आपको अता किया, ठीक है आपने कर लिया, मुझको भाई मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे 10 रुपये की ज़रूरत थी, अल्लाह ने मुझे 50 रुपये दे दिए। अब हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, या जो हमारा करंट तरबियती निज़ाम भी है, हमारे पेरेंट्स का भी, हमारे घरों में भी हमको ये नहीं बताया जाता कि उस एक्स्ट्रा 40 रुपये क्या करना है। अच्छा, तो उस एक्स्ट्रा 40 रुपये का क्या होता है, फिर उस एक्स्ट्रा 40 रुपये को मैं शादियों में उड़ा देता हूँ, मैं DJ वीजे लगा देता हूँ, मैं जहाँ पर मेरा काम एक छोटी गाड़ी से हो सकता है मैं बहुत बड़ी गाड़ी में लगा देता हूँ, मैं फिर शो ऑफ करने लगता हूँ, दिखावा करने लग जाता हूँ। और जब मैं दिखावा करने लग जाता हूँ तो फिर दुनिया भर की तमाम गंदगियाँ उसमें आने लग जाती हैं। सो दैट्स वाई हमारे फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल में हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी सेशंस भी हैं, हम कि आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हो जिससे आपका भी फ़ायदा हो, कौम का भी फ़ायदा हो, और आपका नेशन भी ग्रो करे उसी तरीके से, आपकी कंट्री का फ़ायदा हो। और फिर उसके बाद कैरियर काउंसलिंग सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। 4th 5th 6th 7th 8th ये वो टाइम होता है जब बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज होना शुरू होते हैं कि बच्चा कौन सी लाइन में जाऊँ, कहते हो ये हूँ, तो बहुत सारे सवाल होते हैं। वहाँ से हम उनको काउंसलिंग सेशन भी देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बच्चों को हेल्प करना। जितनी जल्दी बच्चे को ये पता चल जाए कि मुझे बड़ा होकर बनना क्या है, उतनी जल्दी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है। तो अगर मेरी फोकस यही है कि 8वीं क्लास तक आते आते जो बच्चे कंफ्यूजन की वजह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी कर दिया जाए कि वो ऑटोमेटिकली उस फनल में होकर वो एक सही रास्ते पे पहले ही निकल जाएं। और जितनी जल्दी वो तैयार हो जाएंगे, उनको अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि हाँ मुझे UPSC की तैयारी करनी है, या मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है, मुझे जो भी तैयारी करनी है, हम 9th क्लास से इंशाल्लाह ताला उसकी तैयारी बच्चों को लगा देंगे। सो दैट्स व्हाट द प्लान इज एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया कि आपके स्कूल में 5th 6th 7th 8th है, तो आपको लगता है यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे? शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है भाई मैंने फर्स्ट क्लास में बच्चे को डाल दिया, फिर मैं 10th 12th के बाद ही निकालूँ, उनकी मेंटालिटी ये होती है। लेकिन थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि उनको ये पता है कि जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम दे रहे हैं, वो कोई नहीं दे पाएगा, कोई अभी दे नहीं पा रहा। आगे जो दे सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं दे रहा है यहाँ पर। करंट सिनेरियो जी, करंट सिनेरियो के हिसाब से जो हमारी अभी रिसर्च है उसके हिसाब से ये जो चीज़ें हम दे रहे हैं, हमारा बुक बैंक कॉन्सेप्ट है, हमारी कैरियर काउंसलिंग सेशंस हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सेशंस हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम है, हमारा दीनियात के ऊपर काम है, बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद मदरसे में अलग मदरसे में जा रहे हैं, हमारे यहाँ नमाज का भी इंतज़ाम है। वो सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो अभी दूसरी जगह पे नहीं मिल रहा है, इसलिए आई एम होपफुल एंड आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाल्लाह आई एम गॉट कॉन्फिडेंट कि पब्लिक तो इंशाल्लाह आएगी, बच्चे आएंगे इंशाल्लाह ताला।
एंड जिस तरीके से हमने पिछले साल में आपको रिजल्ट दिखाए हैं, आई एम जो भी श्योर, मैंने बताया। जी जी जी, आई एम श्योर कि ये रिजल्ट्स मैनी फोल्ड अप मल्टीप्लाई होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है, तरबियत 24/7, 24 घंटे सातों दिन तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करना है ताकि वी कैन प्रोड्यूस बेटर individuals who can serve the society, the country, the community in a better way इंशाल्लाह ताला। आपके इस छोटे से डिस्कशन ने बहुत ही माशाल्लाह एनलाइटमेंट दी है, मेरी तो आंखें खोली दी हैं, इनफैक्ट जो ऑडियंस है उनकी भी खोली देंगे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।